Subscribe the channel and click the bell icon to get latest update. हेलो स्टूडेंट्स, अमृत ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं डॉक्टर अमृत दहिया को। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एस्कस। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है डेवलपमेंट ऑफ एस्कस। ये पॉइंट में टॉपिक जो है इसलिए कवर कर रहा हूँ कि जनरली क्या होता है, जब हम मेंबर पढ़ते हैं तो वहाँ पर अलग से इसे समझाना और कई बार बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो डेवलपमेंट ऑफ एस्कस हम जो है फंगस में, जैसे कि अभी हमने लास्ट वीडियो के अंदर ओमाइसिटीज के मेंबर देखे, एल्ब्यूगो एंड स्क्लेरोस्पोरा, इसी तरीके से एस्कोमाइसिटीज में हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सब डिवीजन होता है वो एस्कोमाइकोटिना है और क्लास जो है एस्कोमाइसिटीज है। तो एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हैं, जैसे कि आप एस्परजिलस पढ़ेंगे, क्लेविसेप्स है, पेजाइजे हैं, ये 3 मेंबर आपके सिलेबस में हैं। इन मेंबर्स के अंदर क्या होता है कि एस्कस बनती है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो एस्कोमाइसिटीज के जो फंगस होते हैं उनके लिए सेक फंजाई वर्ड यूज होता है, SAC, सेक फंजाई, है ना। एस्कोमाइसिटीज के जो फंगस होते हैं उनके लिए सेक फंजाई वर्ड यूज होता है। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, तो एस्कोमाइसिटीज क्लास जो है उनके जो मेंबर हैं उनके लिए सेक फंजाई वर्ड यूज होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर एस्कस बनती है। ठीक है, और आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो किस तरह की होती हैं, एक थैलीनुमा संरचना होती है और उनके अंदर जो है स्पोर बनते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है इसे क्या कहा जाता है, सेक फंजाई। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि एस्कस बनती क्या है, होती क्या है। ठीक है, 1 मिनट जो है थोड़ा सा इन लिंक हम बैठाने की कोशिश करते हैं कि आप अगर आगे बढ़ेंगे तो उससे पहले आपके दिमाग में हो कि भाई आखिर में है क्या, जो एस्कस है वो है क्या और बनने किसके बनने की बात हो रही, कौन सा डेवलपमेंट जो है हम देखना चाहते हैं। तो इसमें देखिए कि जो एस्कस होती है वो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, लंबी बेलनाकार स्ट्रक्चर होती है और इसके अंदर 8 एस्कोस्पोर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 एस्कोस्पोर है। ठीक है, एस्कस लगभग ऐसी होती है, एस्कोस्पोर की किसी में गोलाकार भी हो सकते हैं और किसी में जो है स्पिंडल फॉर्म में, मतलब लंबे बेल जो है लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो होती है वो आपको देखने को मिल सकती है, तो वो अलग बात है। बट ये कंफर्म है कि 8 एस्कोस्पोर होते हैं और इस तरीके से एस्कस होती है। तो ये डेवलप कैसे होती है, ठीक है, ये बनी कैसे, वो जो है हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो है पॉइंट वो है, देख लेते हैं हम यहाँ पर 1 मिनट। डेवलपमेंट ऑफ एस्कस। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनती है। ठीक है, कब बनती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एस्कस। ठीक है, तो यहाँ पर मेल और फीमेल गैमिटेंजिया होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर फीमेल गैमिटेंजिया है और मेल गैमिटेंजिया है। ठीक है, ये जो है कैसी है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में। ठीक है, ये 4 से 8 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में। अब होता क्या है, जैसे कि इसे हम यहाँ पर एस्कोमाइसिटीज के केस में इसको बोलेंगे एस्कोगोनियम। एस्कोगोनियम एक बार हम पढ़ लेते हैं, फिर वापस से रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर में हम क्या समझने की कोशिश कर रहे थे। एस्कोगोनियम एंड ऊगोनियम। ठीक है, एस्कोगोनियम है और ये जो है वो है एंथेरिडियम। तो एंथेरिडियम मेल गैमिटेंजिया है और एस्कोगोनियम यहाँ पर फीमेल गैमिटेंजिया है।
जनरली हमने जैसे ओमाइसिटीज में ऊगोनियम वर्ड यूज किया था, बट एस्कोमाइसिटीज के केस में हम जो है एस्कोगोनियम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब होगा क्या, जैसे कुछ में तो इसकी स्ट्रक्चर भी अलग होती है एस्कोगोनियम की, ठीक है, और कुछ में जो है आपको अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, ठीक है। जनरल बस हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर फीमेल गेमिटेंजिया और मेल गेमिटेंजिया है, ठीक है, और उसमें क्या होता है न्यूक्लियस का ट्रांसफ़र होगा। तो इसमें क्या होता है, जो फीमेल गेमिटेंजिया होती हैं उस पर जो है इस तरीके से पेपिली स्ट्रक्चर जो है वो बन जाती है। ये पेपिली स्ट्रक्चर इससे कांटेक्ट स्थापित करेगी, ठीक है, मतलब कांटेक्ट मेंटेन करने की कोशिश करती है। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में क्या बन जाती है, ट्यूब, ठीक है। तो यहाँ चेंज क्या हुआ है कि जो एस्कोगोनियम है, फीमेल गेमिटेंजिया है, उस पर कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, पेपिली भी बोल सकते हैं, कुछ में आपको ट्राइकोगाइनी भी देखने को मिलेगा, जो अल्टीमेट जो है वो ट्यूब बनाने का काम ही करता है, ताकि मेल और फीमेल गेमिटेंजिया है वो आपस में कांटेक्ट में आ सके, राइट। एक बार कांटेक्ट में आ गए तो उसके बाद में क्या होगा, मेल जो है न्यूक्लियस फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या होने वाली है यहाँ पर, इससे जो है इनको हम जो है ब्लैक से बना देते हैं ताकि जो है आगे हम बनाएं तो इजी रहे, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें से जो न्यूक्लियस थे वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है। टोटल हमने 8 बना दिए, ठीक है, 8 हो गए। साथ ही साथ जो है यहाँ पर ये भी ट्रांसफ़र हो गया, जैसे कि ब्लू वाले फीमेल के हैं तो फीमेल का हम दिखा देते हैं, ठीक है, इस तरीके से, बट ये आपस में फ्यूज नहीं हुए हैं, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हैं तो इनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान प्लाज्मोगेमी होती है। सबसे पहले मेल और फीमेल जो है वो पास में आए, जैसे यहाँ पर क्या है, दोनों के जो है जो प्लाज्मा है वो क्या हो गया, मिक्स हो गया, तो प्लाज्मोगेमी हुई है सबसे पहले। उसके बाद में जो है न्यूक्लियस होते हैं, फ्यूज होते हैं, बट प्लाज्मोगेमी, ठीक है, जिसमें प्लाज्मा मिक्स होता है, और कैरियोगेमी जिसमें न्यूक्लियस मिक्स होकर 2n बनते हैं, वो अवस्था, वो स्टेज आने से पहले एक बीज की अवस्था होती है जिसमें मेल और फीमेल न्यूक्लियस जो होते हैं वो पास पास होते हैं, बट वो आपस में एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, तो उस स्टेज को क्या कहते हैं, डाइकैरियोन। तो यहाँ प्लाज्मोगेमी तो हो गई है, बट यहाँ कैरियोगेमी नहीं हुआ है, अभी मेल और फीमेल न्यूक्लियस जो है वो एक दूसरे के पास पास है पर मिक्स नहीं हुए हैं। दिस इज डाइकैरियोन स्टेज के अंदर ये काउंट होता है। अब क्या होगा, जब ये इस तरीके से पास पास में है, अब इनसे क्या होगा, पेपिली डेवलप होगी, ठीक है। यहाँ भी हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से दिखा देते हैं, चलो ये फिलामेंट कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ पर पेपिली जो है वो डेवलप होगी इस तरीके से, मतलब अपने आप में ये आउट ग्रोथ ही है कि जो एस्कोगोनियम है उसकी सरफेस पे इस तरीके से जो है आउट ग्रोथ बनती है, राइट। अब क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस थे वो क्या होंगे, इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इनको यहाँ से मिटा देते हैं क्योंकि नेक्स्ट स्टेज है जिसमें ये इसमें क्या होंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये ट्रांसफ़र हो गए, राइट ना। ये इस तरीके से इसमें ट्रांसफ़र हो गए। अब जो है हम इन सभी को नहीं बनाएंगे, सिर्फ एक के बारे में स्टडी करेंगे क्योंकि सभी के साथ यही होने वाला है जो कि इसके साथ होगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है उसमें इस तरीके से जो ये अपने आप में एक तंतु है जो आगे जाके हाइफी बन जाएगा, ठीक है। तो ये एस्कोगोनियम थी, उस पर एक पेपिला बनी जो आगे जाके क्या होता है, हाइफी में कन्वर्ट हो जाता है। बट इसमें क्या होता है, कुछ इस तरीके से जो है आप देखेंगे कि न्यूक्लियस उपस्थित है। अब क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से फोल्ड हो जाती है, लाइक हुक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। ये जो स्ट्रक्चर थी ना बनी हुई, वो इस तरीके से हुक लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, और इसमें जो न्यूक्लियस है वो कुछ इस तरीके से उपस्थित है।
ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर माइटोसिस होगा, एक डिवीजन जो है यहाँ पर माइटोसिस है, जिसकी वजह से ये डिवाइड हो गया, साथ ही साथ जो है ये वाला भी डिवाइड हो जाएगा। तो एक तो मेल का है, एक फीमेल न्यूक्लियस है, जो कि आपस में डिवाइड हो गए। ठीक है, ठीक है, तो डिवाइड हो गए और इस तरीके से हुक लाइक स्ट्रक्चर बन चुकी है। एक्चुअली क्या माइटोसिस मैंने ऐसे लिख दिया और वहाँ, तो यहाँ अब माइटोसिस यहीं लिख देते हैं। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर बन रही है हुक लाइक स्ट्रक्चर, इसे क्या कहते हैं, क्रोजियर। ये वर्ड आप ध्यान रखना, क्रोजियर किसे कहते हैं। ठीक है, क्रोजियर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो हुक लाइक स्ट्रक्चर होती है और इसमें जो है मेल और फीमेल न्यूक्लियस जो होते हैं वो उपस्थित होंगे। ठीक है, अब क्या होगा, इस स्ट्रक्चर में जो है ये तो उपस्थित है ही, ठीक है, न्यूक्लियस, और इधर ये वाले उपस्थित है। अब यहाँ एक सेप्टा बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से सेप्टा बन जाएगा। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर 3 सेल्स बन गई। ये तो डाइकैरियन स्टेज में, ये जो है उसी स्टेज में है जैसे कि आपने यहाँ पर देखा था एप्लॉइड कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली सेल तो होगी, एपिकल सेल में काउंट हो जाएगी। ठीक है, और ये जो है वो फुट सेल भी बोल सकते हैं, बेस सेल भी बोल सकते हैं, और बीच में जो है वो डाइकैरियन स्टेज जो है वो आपको देखने को मिलेगी, तो मिडल सेल हो गई। अब जो है इसमें क्या होगा, अब जो यहाँ पर क्या होगा, कैरियोगेमी होगी। ठीक है, अब इस वाले स्टेज के अंदर क्या होगा, कैरियोगेमी होगी। ठीक है, कैरियोगेमी हो चुकी है। और अब इस सेल को क्या कहा जाएगा, ये अपने आप में क्या है, 2n है। ठीक है, और इससे जो है एस्कस मदर सेल का, मदर सेल जो होते हैं वो कहते हैं एस्कस मदर सेल। ठीक है, तो इस तरीके से अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो बनी हुई है सेल, अब जो है इसे हम थोड़ा सा इस तरीके से दिखा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये थैलस पे ही थी। ठीक है, तो इस तरीके से आई, थैलस पे आप देखेंगे, और ये जो एस्कस मदर सेल है वो इस तरीके से राउंड शेप में हो जाती है। इसके बाद में जो है यही एस्कस, ये जो राउंड शेप में है वो क्या होगी, उसमें डिविजन्स होंगे कई। ठीक है, ये डिवीजन कौन से हैं, इसमें फर्स्ट तो होता है मियोसिस। ठीक है, मियोसिस, और बाद में होता है माइटोसिस। ठीक है, मियोसिस होगा पहले और उसके बाद में माइटोसिस होगा, और इस तरीके से जो है एक लंबी जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर डेवलप हो जाती है। ठीक है, और इसके अंदर जो है 8 एस्कोस्पोर, क्योंकि ये जो है 2n है, इसमें 4n बनेंगे और फिर उसमें माइटोसिस होगा। टोटल कितने हो जाएंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या बन चुका है, ये तो है अपने आप में एस्कस, जो कि हमने आपको शुरू में बताया था, और ये जो है वो है एस्को स्पोर। ठीक है, तो इस तरीके से जो आप क्या देखते हैं, एस्कस डेवलप होता है। ठीक है, बाकी ये जो सेल्स हैं, बेस सेल और एपिकल सेल जो उपस्थित हैं, वो क्या करती हैं, अपने आप में स्टेराइल जो होते हैं, हाइफी जो होते हैं, स्टेराइल हाइफी, उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जो आगे चलकर जो एस्कस बनी हुई है उसी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ठीक है, वो कैसे घेरते हैं और क्या बनाते हैं वो हम बाद में देखेंगे। बट यहाँ पर क्या है, हमने क्या देखा है, डेवलपमेंट ऑफ एस्कस। जो एस्कोमाइसिटीज है उसकी जो एस्कस होती है उसमें 8 एस्कोस्पोर होते हैं, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनता है। वो बनता कैसे है, उनमें क्या क्या डिवीजन होते हैं, क्या चेंज होते हैं, वो मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ एस्कस में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, और यहाँ पर हमारे पास में फीमेल गैमेटेंजिया और मेल गैमेटेंजिया थी, जो कि थैलस पे ही है। वो क्या करते हैं, उनमें न्यूक्लियस का ट्रांसफ़र होता है, और फिर न्यूक्लियस का ट्रांसफ़र होने के बाद में जो एस्कोगोनियम होती है उसकी सरफेस पर पेपिला बनती है। पेपिला से क्या होगा, तंतुनुमा संरचना बनेगी। उस तंतु के अंदर जो होते हैं
न्यूक्लियस जो होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। न्यूक्लियस ट्रांसफ़र होने के बाद में इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा, जिससे मेल और फीमेल न्यूक्लियस जो दोनों हैं उनमें डिवीजन होगा, तो 2 मेल और 2 फीमेल न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक है। और ये हुक लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसे क्या कहते हैं, क्रोजियर। साथ ही साथ क्रोजियर के अंदर क्या होते हैं, सेप्टा बन जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से सेप्टा बन जाते हैं। ये जो है इसमें नीचे वाली सेल बेस सेल और ऊपर वाली एपिकस सेल और बीच वाली मिडल सेल है, जिसमें क्या है, डाइकैरियोन स्टेज है। डाइकैरियोन स्टेज ये है यहाँ भी अभी भी। अब क्या होगा, फिर ये आपस में मिक्स हो जाएंगे, 2n जाइगोट बन जाएगा। 2n जो सेल होती है उसे एस्कस मदर सेल कहते हैं, जिसमें क्या होते हैं, डिविजन्स होते हैं, ठीक है, मियोसिस एंड माइटोसिस, ठीक है। मियोसिस और माइटोसिस होगा, पहले मियोसिस होता है फिर बाद में माइटोसिस होता है। या 1 और 2 का मतलब है पहले मियोसिस होगा बाद में माइटोसिस होगा, और इस तरीके से एस्कस बनेगी और एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर बन जाएंगे, ठीक है। तो जो एस्कस होती है वो इस तरीके से बनती है। ये समझ आने के बाद में ये जो कहानी है या ये जो घटना हो रही है वो हवा में नहीं हो रही है, कवक जाल था, ठीक है। कवक जाल पे एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम वगैरह बने थे, और उस पर जो है कवक जाल पर ही इसी तरीके से क्या बन गई है, एस्कस, जिसके अंदर क्या उपस्थित है, 8 एस्कोस्पोर। ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है ये अपने आप में लाइन नहीं है, ये अपने आप में क्या है, कवक तंतु ही है। जो कवक तंतु इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उसके अंदर जो है इस तरीके से 8 एस्कोस्पोर होते हैं, ठीक है। तो ये कवक तंतु ही है, ठीक है, इस तरीके से उपस्थित हैं और इनके बीच में जो है ये उपस्थित है। तो ये तो एस्कस है। अब है क्या, आपने ईस्ट के बारे में सुना होगा। ईस्ट में आपको पता है कि स्यूडो हाइफी भी होता है क्योंकि उसमें माइसीलियम भी बनता है, बट वो स्यूडो में काउंट होता है क्योंकि वो यूनिसेलुलर है, तो उसमें माइसीलियम हम देखते नहीं है, बट वो स्यूडो माइसीलियम में काउंट होता है। इसी तरीके से जो ईस्ट होता है उसमें एस्कस भी बनती है, बट वो किस तरीके से बनती है, नेकेड होती है, ठीक है। उसमें कोई बाहरी जो है आवरण नहीं होता है एस्कस के अंदर। बट ये जो एस्कस बनी है इसको चारों ओर से अगर कवक तंतु घेर ले, ठीक है, जो फंगल हाइफी हैं वो घेर लें चारों तरफ से, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगी, एस्कोकार्प, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है लिखना है कि कवर्ड बाय फंगल हाइफी, ठीक है। तो कवक तंतु हैं, अगर उनको इसको चारों तरफ से घेर लें तो वो क्या बन जाएगी, एस्कोकार्प, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर बन जाती है एस्कोकार्प, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी भी कहते हैं। इसी को हम सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी भी बोलते हैं। ये जो सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है उस, तो यहाँ पर क्या है, जो एस्कस बनी है उसके चारों ओर जो फंगल हाइफी है, कवक तंतु हैं, वो किस तरीके से व्यवस्थित हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना। जो एस्कस बनी है, हायर एस्कोमाइस्टीज के जो मेंबर हैं जैसे कि एस्परजिलस हैं, क्लेविसेप्स हैं, पेजाइजा जो हैं, इनमें क्या होता है कि जो एस्कस है उसके चारों तरफ कवक तंतुओं का, फंगल हाइफी का जाल होता है और वो एस्कस को घेरे रखती हैं। तो एस्कस बीच में, उसके चारों ओर तरफ कवक तंतुओं का जाल है। तो इस तरह की संरचना को फ्रूटिंग बॉडी कहा जाता है, सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी और एस्कोकार्प कहते हैं। ये 3 तरह की होती है। एस्कोमाइसिटीज में फ्रूटिंग बॉडी 3 तरह की होती है। कौन कौन सी है, क्लिस्टोथीसियम, पेरिथीसियम एंड एपोथीसियम। वो जो है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूं कि ये किस किस तरह की होती है। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट फ्रूटिंग बॉडी जो है वो है क्लिस्टोथीसियम। ये अपने आप में एक्चुअली क्या है, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है, क्लोज्ड सर्कुलर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इसे, क्योंकि ये बंद होती है। क्लोज्ड सर्कुलर स्ट्रक्चर है, मतलब ये कुछ
जैसे रो डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरीके से पूरी बाहर से बंद होती है जिसमें कवक तंतु उपस्थित होते हैं और इनके बीच में जो है इस तरीके से जो है एस्कस जो होती है वो उपस्थित होती है और इनके अंदर एस्कोस्पोर होते हैं। तो ये इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है इसे क्लिस्टोथीसियम कहते हैं। बट इसका हम अच्छा डायग्राम बनाए, ठीक है, तो वो देखते हैं कैसे। ठीक है, तो एक तो आपको पता होना चाहिए क्लोज्ड सर्कुलर स्ट्रक्चर है। इसका एग्जाम्पल भी हम यहाँ लिख देते हैं एस्परजिलस। एस्परजिलस के अंदर एस्परजिलस जो होती है उसके अंदर आपको क्लिस्टोथीसियम जो है वो मिलेगी। ठीक है, अब स्ट्रक्चर जो है वो कैसी होती है, स्ट्रक्चर जो है हम क्लिस्टोथीसियम के बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ इस तरीके से डायग्राम नहीं बनाएंगे क्योंकि ये तो सेल्स लगेगी। एक्चुअली क्या है, ये अपने आप में कवक तंतु हैं। जैसे कि हम क्या पढ़ते हैं फंगस में कि कवक तंतु होते हैं और वो एक साथ उपस्थित होकर क्या बना लेते हैं, कवक तंतु, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेक्टेन कायमा, है ना। प्लेक्टेन कायमा वर्ड यूज किया जाता है और ये दो तरह का होता है। कौन कौन सा होता है, प्रोसेन कायमा और स्यूडोपेरेन कायमा। प्रोसेन कायमा के अंदर कवक तंतु जो होते हैं वो दूर दूर उपस्थित होते हैं और उन्हें हम आसानी से पहचान सकते हैं। तो जब जो कवक तंतु है फंगल हाइफी लूजली अरेंज्ड हो और दूर दूर होते हैं तो उससे हम प्रोसेन कायमा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और जब बहुत पास पास हो, जैसे कि कवक तंतु हैं, 3 कवक तंतु मान लें और ये इस तरीके से उपस्थित है तो ये प्रोसेन कायमा है। बट ये इस तरीके से उपस्थित हैं, ठीक है, ये इस तरीके से हो गए, तीनों एक दूसरे में घुल मिल गए। ठीक है, और आप ऐसे अलग ना कर पाए एक दूसरे को, तो वो हो जाता है स्यूडोपेरेन कायमा। ठीक है, तो इसमें भी क्लिस्टोथीसियम में क्या होगा, बाहर की तरफ जो अवस्था आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि फंगल हाइफी है और इनकी जो सेल्स है। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम में क्या होता है, टाइम लग जाता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से सेल्स को दिखा सकते हैं। ठीक है, क्लिस्टोथीसियम में कुछ इस तरीके से जो है सेल्स जो हैं वो उपस्थित है। ठीक है, साथ में और भी आप बना लीजिए। कहने का मतलब यही है कि जो कवक तंतु है, ये कवक तंतु ही है जो कि आपस में उपस्थित हैं। तो ये स्यूडोपेरेन कायमा के रूप में उपस्थित हैं, क्योंकि ये पास पास स्थित हैं तो ये क्या हो गया, स्यूडोपेरेन कायमा के रूप में हो गए। इनके बीच में जो है क्या होगी, एस्कस उपस्थित होगी। ठीक है, वैसे आप सर्कुलर भी दिखा सकते हैं, इस तरीके से भी बनी हुई होती है, इस तरीके से भी आप जो है एस्कस जो है वो दिखा सकते हैं। क्योंकि जब इससे रिलीज होगी, फट के रिलीज होती है, तो ये एस्कस जो होती है वो आपको राउंड शेप में, सर्कुलर शेप में देखने को मिलती है। तो इस तरीके से उपस्थित हैं एस्कस इसमें, और इसके अंदर जैसे कि एस्कोस्पोर होंगे तो 8 होंगे। ठीक है, और बीच में जो है उसी तरीके से जो है कवक तंतु जो है वो आप दिखा सकते हैं कि इस तरीके से जो कवक तंतु है उपस्थित हैं। एक्चुअली ये स्ट्रक्चर डायग्राम में आपको ऐसे दिख रही है, बट ये एक बॉल की तरह है। जैसे बॉल जो होती है उसके अंदर बॉल तो चारों तरफ से कवर होगी, है ना, तो ये आपको इस तरीके से डायरेक्ट आपको इस तरीके से देखने को नहीं मिलेगी। ये तो एकदम अंदरूनी स्ट्रक्चर है। जैसे कि आप बॉल को आधा काट दें और फिर उसमें आप इस तरीके से देखें तो वहाँ आपको इस तरीके से ये देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से कवक तंतु जो होते हैं उपस्थित होते हैं और उसके अंदर जो है इस तरीके से ये क्या एक बॉल शेप में है ना, पूरी राउंड है, बंद है, और उसके अंदर जो है इस तरीके से जो है एस्कस उपस्थित है। तो अगर इसकी अपन नेमिंग करें, लेबलिंग कर दें यहाँ पर, तो ये जो है आउटर पे उसे बोलते हैं पेरिडियम, और इसे बोला जाएगा एस्कस, और अंदर जो है वो क्या है, एस्कोस्पोर। तो आपने यहाँ क्या देखा, जैसे कि मैंने आपको कहा था ना कि एस्कस होती है और उसके चारों ओर कवक तंतुओं का जाल होता है, तो उसे हम फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। ये फ्रूटिंग बॉडी जो कि बंद है उसे हम क्या कहते हैं, क्लिस्टोथीसियम। तो ये क्लिस्टोथीसियम है जो कि क्लोज्ड सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है। एग्जाम्पल है एस्परजिलस। इसमें जब से आउटर सरफेस होती है जो कि क्या है, कवक तंतुओं का जाल है। ठीक है, ये कैसे होते हैं कवक तंतु, स्टेराइल कवक तंतु हैं और स्यूडोपेरेन कायमा के रूप में उपस्थित हैं।
पेरेन्काइमा के तौर पे है, तो इसे क्या कहा जाएगा यहाँ पर, पेरिडियम। अंदर की तरफ एस्कस है, 3 4 5 6 कितनी भी हो सकती है, ठीक है। एस्कस है और एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर है, तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा, क्लिस्टोथीशियम। नेक्स्ट है हमारे पास में पेरीथीशियम। पेरीथीशियम, पेरीथीशियम में क्या होता है, ये फ्लास्क की शेप में होती है, इसकी जो शेप होगी वो फ्लास्क शेप्ड होगा ना, ये फ्लास्क की शेप होती है इसकी, ठीक है। जैसे कि फ्लास्क होता है, अगर वैसे रो डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरीके से जो है वो आपको ये दिखाई देगा, फ्लास्क की आकृति का, ठीक है। इस तरह की अगर फ्रूटिंग बॉडी होती है तो उसे क्या कहते हैं हम, पेरीथीशियम, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है क्लेवीसेप्स, क्लेवीसेप्स, ठीक है। क्लेवीसेप्स आप जो है इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इसकी स्ट्रक्चर, कि आखिर में इसकी स्ट्रक्चर होती कैसे। तो ये जो है फ्लास्क की आकृति का होगा, ठीक है, शेप जो है फ्लास्क जैसी होगी इस तरीके से, और ये जो है कवक तंतु ही है, ठीक है। तो क्या है, ये कवक तंतु है जो कि मैं बना रहा हूँ, बाहर की तरफ है। कवक तंतु का मतलब होगा फंगल हाइफी से, है ना। तो कवक तंतु इस तरीके से उपस्थित हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, फंगल टिश्यू, जो कि क्या है, पेरेन्काइमा, और इस तरीके से जो है आपको स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलेगी। इसी में फंगल हाइफी का जो इंटरनल सरफेस होगा वो अपन बना रहे हैं, ऐसे 2-3 लेयर, मल्टीपल लेयर में ये प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से कवक तंतु जो है उपस्थित हैं। इनके अंदर जो है, अंदर वाली जो इंटरनल सरफेस है, अंदर वाली जो फंगल हाइफी की, उससे क्या होगा, एस्कस फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एस्कस बनी हुई होगी, ठीक है। एस्कस बनी हुई है और एस्कस के अंदर क्या है, एस्कोस्पोर है, और कितने होंगे वो, 8। जरूरी नहीं है इस तरीके से लाइन में ही हो, आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो है इनके बीच में जो है कवक तंतु उपस्थित होते हैं, जो कि क्या होते हैं, स्टेराइल ही होते हैं, ठीक है। इस तरीके से कवक तंतु उपस्थित हैं। साथ ही साथ जो है यहाँ भी जो है नेक वाले पार्ट के अंदर भी आपको जो है इस तरीके से कवक तंतु जो है वो आपको अरेंज्ड मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए, यहाँ पर इसका जो ये वाला पार्ट है, नेक वाला जो यहाँ पोर है, इससे इस पोर को कहते हैं ओस्टियोल, ठीक है, जिससे क्या होंगे, एस्कोस्पोर जो है बाहर निकलेंगे, ठीक है। ओस्टियोल, ये जो है इसे बोलते हैं पेरीफाइसिस, पेरीफाइसिस। ये भी क्या है, फंगल हाइफी है, कवक तंतु है, बट कैसे हैं, स्टेराइल, ठीक है। पेराफाइसिस क्या है, स्टेराइल फंगल हाइफी, ठीक है। ये नेक वाला पार्ट है और ये जो है बेस पार्ट है। इसमें ये जो सरफेस है उसके लिए पेरिडियम ही वर्ड यूज होता है, पेरिडियम। और ये जो अंदर की तरफ ये वाले जो कवक तंतु हैं, इनके लिए जो टर्म यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है पेराफाइसिस। ये आप ध्यान देना, यहाँ पर क्या है, पेरीफाइसिस, और यहाँ क्या है, पेराफाइसिस। तो पेरीफाइसिस ऊपर की तरफ है और इनके एस्कस के चारों तरफ जो उपस्थित हैं वो कौन से हैं, पेराफाइसिस, ठीक है। ये अंदर हैं एस्कस, और इनके अंदर जो बने हुए हैं वो हैं एस्कोस्पोर, ठीक है। तो एस्कस हैं एंड एस्कस हैं, और एस्कस के अंदर की तरफ क्या है, एस्कोस्पोर, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो होती है इस तरीके से होती। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर
पेरिथीसियम जो है फ्लास्क शेप होता है, एग्जाम्पल है क्लेवी शेप्स। स्ट्रक्चर जो होती है कुछ इस तरीके से होती है। ऑस्टियोल है, पेरीफाइसिस है, फंगल आईपी है जो कि कैसे हैं स्टेराइल। बाहर की तरफ जो फंगल आईपी अरेंज्ड है जो कि एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक पूरी वॉल लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या है पेरिडियम। एस्कस प्रेजेंट है और एस्कस के अंदर क्या है एस्कोस्पोर है जो कि कितने हैं 8 ही हैं। यहाँ भी जो है आप पहले वाले में भी लिख लेना 8 ही एस्कोस्पोर होते हैं क्योंकि मियोसिस होता है पहले और फिर माइटोसिस होता है। तो 2n से मियोसिस और माइटोसिस से 8 एस्कोस्पोर यहाँ पर बनते हैं और इनके दोनों जो है चारों तरफ जो है वो कौन से फंगल आईपी प्रेजेंट है और उन्हें हम क्या कहते हैं पैराफाइसिस। तो इस तरीके से पेरिथीसियम जो होती है वो बनती है। और भी आप इसमें एक्सप्लेन करना चाहें तो आप क्या कह सकते हैं कि एस्कस जो है वो कैसी है लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जिनके अंदर 8 एस्कोस्पोर प्रेजेंट है जो कि राउंड शेप में है। इस तरीके से जो है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। पैराफाइसिस के बारे में, पेरीफाइसिस के बारे में आप अलग से लिख सकते हैं कि स्टेराइल फंगल हाइफी हैं, ठीक है, जो कि इस तरीके से उपस्थित होते हैं। पेरीफाइसिस नेक पार्ट में, पैराफाइसिस जो होते हैं वो एस्कस के सराउंडिंग होते हैं। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन करते हुए पेरिथीसियम के बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में एपोथीसियम। एपोथीसियम, एपो का मतलब हो गया आउटर सरफेस पे। तो इसमें क्या होता है कप शेप में होता है ये एक्चुअली, ये जो शेप है एपोथीसियम में फ्रूटिंग बॉडी जो होती है वो कप शेप में होती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इस पे आउटर पे जो है इस तरीके से एस्कस लगे होते हैं, ठीक है। तो एक बार रफली डायग्राम ये है समझने के लिए, तुरंत समझने के लिए कि एपोथीसियम जो होती है वो कैसी होती है। तो कप शेप है और इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल जो है इसका है पेजाइजा। पेजाइजा जो फंगस है वो कैसी है गोबर पे ग्रो करती है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अब इसमें इस वाली जो फ्रूटिंग बॉडी है उसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें आप देखिए इसकी जो स्ट्रक्चर है ठीक है, तो कवक तंतु हैं, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से कप शेप में बना लेते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसे हम थोड़ा सा यहाँ से दिखा के, ये जो है कवक तंतु ही है, इन सब के नीचे क्या होता है ये अलग से स्ट्रक्चर नहीं है, ये कवक तंतुओं पर ही बनी हुई है। तो नीचे कवक तंतु ही इसके साथ में अरेंज्ड होंगे। तो इस तरीके से जो है कवक तंतु जो होते हैं वो इसमें जो है इसके साथ में अटैच्ड हैं, बट वो एक्चुअली क्या है हम डायग्राम में दिखाते नहीं है, बट ये क्या है कवक तंतु के साथ में ही जुड़ी हुई संरचना है। अलग से सेपरेट कोई इंडिपेंडेंट इनका एग्जिस्टेंस नहीं होता है, कवक तंतु पर ही जो है जो फंगल हाइफी होते हैं उस पर ही उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर कवक तंतु उपस्थित होंगे, प्रेजेंट है कवक तंतु। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो एस्कस बनेगी वो क्या होगी यहाँ पर सरफेस पे बनती है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है आपको बनी हुई नज़र आएगी। एक और बना देते हैं ताकि जो है इस तरीके से, ठीक है। साथ ही साथ जो है इनके बीच में जो है क्या उपस्थित होते हैं पैराफाइसिस, ठीक है, पैराफाइसिस है। और ये जो है इस तरीके से यहाँ पर कवक तंतु होते हैं, कवक तंतु जो फंगल हाइफी प्रेजेंट है, फंगल की सेल्स हैं और वो इस तरीके से उपस्थित होती हैं और इनसे जो है एस्कस और पैराफाइसिस का फॉर्मेशन होता है। इसके नीचे जो कि नीचे की तरफ देखेंगे तो कवक तंतु जो है वो इस तरीके से आपको लूजली अरेंज्ड मिलेंगे, ठीक है। तो कवक तंतु हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं। तो यहाँ पर
हमारे पास में क्या है, एस्कस है, एस्कस के अंदर हम एस्कोस्पोर बना देते हैं, 8 बनाने, ठीक है। अब हम इनकी लेबलिंग कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए लेबलिंग में सबसे बाहर की तरफ ये जो स्ट्रक्चर है जैसे कि सरफेस पे बनी हुई है, तो ये कप जैसी स्ट्रक्चर होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कप पे होती है और ये इस तरीके से प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो ये जो है वो कौन सी है, पैराफाइसिस है, ठीक है। ये जो है वो क्या है, एस्कस, और अंदर की तरफ क्या बने हुए हैं, ये एस्कोस्पोर, ठीक है। अब देखिए इसमें यहाँ एक इम्पोर्टेंट टर्म है, पैराफाइसिस और जो एस्कस होती है, पैराफाइसिस और एस्कस ये दोनों जो स्ट्रक्चर हैं, यहाँ पर पैराफाइसिस है और ये पैराफाइसिस है और ये एस्कस है, तो ये वाला जो एरिया है पैराफाइसिस और एस्कस ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हाइमेनियम। क्या वर्ड यूज होता है, हाइमेनियम, ठीक है। तो ये अब जरूर ध्यान रखना कि हाइमेनियम, व्हाट इज हाइमेनियम, ये 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो आपको जो है वहाँ एक्सप्लेन करना होगा कि इट इज़ पार्ट ऑफ एपोथीसियम, ठीक है, इन विच पैराफाइसिस एंड एस्कस कंपोजली नोन एज हाइमेनियम, मतलब दोनों को एक साथ जो है आप जो है क्या कहते हैं, हाइमेनियम, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, और इसका एग्जाम्पल जो है वो आप क्या दे सकते हैं, पेजाइजा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है नीचे जो जिसमें आपको फंगल हाइफी नज़र आ रहे हैं इस तरीके से, और जिससे एस्कस और पैराफाइसिस डेवलप हो रही है, इस पार्ट को क्या कहते हैं, हाइपोथीसियम, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इससे क्या होता है, एस्कस और पैराफाइसिस डेवलप होती है, ये फंगल हाइफी, ठीक है। फंगल हाइफी का वो पार्ट है जिससे पैराफाइसिस एंड एस्कस जो होती हैं डेवलप होती हैं, और इसे क्या कहते हैं, हाइपोथीसियम। नेक्स्ट है हमारे पास में ये जो आउटर पार्ट है और एक इनर पार्ट है। इनर पार्ट के लिए हम मेडुला वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, एक्चुअली अपने आप में क्या है, ये प्रोसेनकाइमा है। जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया है कि फंगल हाइफी अगर लूजली अरेंज्ड हो तो प्रोसेनकाइमा, और यहाँ पर क्या है, टाइटली अरेंज्ड है, ठीक है। तो ये जो है एक्टो पार्ट है, ठीक है, एक्टो काउंट होता है ये, ठीक है। तो इस पार्ट को, और ये जो है वो क्या है, स्यूडोपेरेन्काइमा है। तो स्यूडोपेरेन्काइमा प्रोसेनकाइमा में आपको फर्क समझ में आ गया होगा। प्रोसेनकाइमा जब फंगल हाइफी जो होते हैं लूजली अरेंज्ड हो, और फंगल हाइफी अगर कंडेंसली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, बहुत नज़दीक होते हैं और आप सेपरेट नहीं कर सकते, तो वर्ड यूज होता है स्यूडोपेरेन्काइमा। तो यहाँ पर एक्टो पार्ट है वो स्यूडोपेरेन्काइमा से बना हुआ है, और मेडुला पार्ट प्रोसेनकाइमा से बना हुआ है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो है हाइपोथीसियम, ठीक है, सॉरी एपोथीसियम अपने पास में, ठीक है। तो एपोथीसियम जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। तो ये था पूरा। अगर आपको ये समझ में आ गया, ये वीडियो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको एस्कस फॉर्मेशन समझ में आ जाता है और साथ ही साथ आपको फ्रूटिंग बॉडी जो है वो समझ में आ जाती है, तो आप मेजरली जो है इस पार्ट के अंदर से इन तीनों मेंबर से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। अगर आपको ये एस्कस फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडी की स्ट्रक्चर नहीं समझ में आती है तो आप जो है मेंबर्स भी नहीं लिख सकते हैं। तो ये वीडियो जो है वो आपको इन 3 मेंबर को समझाने में जो है हेल्प करेगा। तो आने वाले वीडियो के अंदर हम एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और पेजाइजा के बारे में स्टडी करेंगे, तो उनके बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ जो है ये पॉइंट्स हैं वापस रिपीट होते हैं, जहाँ फ्रूटिंग बॉडी भी आएगी और साथ ही साथ जो एस्कस बनती कैसे है वो भी आपको देखने को मिलेगा। एक पॉइंट आप यहाँ जरूर ध्यान रखना कि पेजाइजा जो हम देखते हैं इसमें फ्रूटिंग बॉडी तो एपोथीसियम होती है, बट पेजाइजा के अंदर एस्कस फॉर्मेशन होने के दौरान सबसे बड़ा चेंज जो होता है वो ये होता है कि इसके थैलस में गैमेटेंजिया नहीं बनती है। जैसे कि हम एंथ्रीडियम और जैसे कि हमने यहाँ एस्कस के दौरान बनाया था, हमने शुरू में क्या बनाया था, एस्कोगोनियम और एंथ्रीडियम, फीमेल और मेल गैमेटेंजिया, बट पेजाइजा के अंदर गैमेटेंजिया नहीं बनती है। इसमें क्या होता है, सोमेटोगेमी होती है। सोमेटोगेमी के अंदर
जो थैलस होता है उसी की जो सेल्स होती हैं पास पास वाली, उनके बीच में जो सेप्टा होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं और न्यूक्लियस जो होते हैं वो एक दूसरे के पास आकर 2n में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसमें फिर डिवीजन होने से क्या होता है, एस्कस का फॉर्मेशन होता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको अपने माइंड में रखना है, बाकी जो है सब चीज़ें सेम है। तो इस तरीके से जो होता है एस्कस एंड एस्कोकार्प का फॉर्मेशन होता है। इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नए वीडियो के साथ में हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।